हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BSOC 132 सोशोलॉजी ऑफ इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी। अब आप देखिए, ये जो बुक है आपकी, इससे पहले भी मैंने इस बुक की वीडियोस रिकॉर्ड करी हैं, बट मेरे पास ना बुक नहीं थी उस टाइम पे, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। अभी देखें आप, मैंने इसकी फर्स्ट ब्लॉग की वीडियो बुक की हेल्प से अपलोड कर दी है, जिसमें कि यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको मिल जाएगी। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करूँ मैं ब्लॉक 2, जो कि आपका सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पे देखिए आपको 3 यूनिट्स गिवन है, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। यहाँ पे आती है ट्राइब, कास्ट और क्लास। तो ये जो 3 यूनिट्स है, ट्राइब, कास्ट और क्लास, इसे आज हम करेंगे। इन 3 यूनिट्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आज आपको सारे यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 से। और आपका ब्लॉक 2 है, ये हो गया ब्लॉक 2, सोशल स्ट्रक्चर्स एंड प्रैक्टिसेस। यहाँ पे ये हमारी यूनिट 3 है, दैट इज़ ट्राइब्स। हमारी प्रेसिडेंट एक ट्राइबल प्रेसिडेंट है, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है, इस वजह से यहाँ से क्वेश्चंस आने पूरे चांसेस हैं। और ये जो टॉपिक है आपके लिए इस वजह से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है गिव द डेफिनेशन ऑफ ट्राइब एंड यूज़ अबाउट 5 लाइन्स फॉर योर आंसर। यहाँ पे ना आपको ट्राइब्स को डिफाइन करना है कि ट्राइब क्या होती है, और आपको आंसर के लिए इसमें लिमिट दे रखी है कि 5 लाइन्स आप यूज़ कर सकते हैं, बट आप कितने भी लाइन्स में अपने आंसर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यूनिट के बिल्कुल स्टार्टिंग में ट्राइब्स आपको एक्सप्लेन करने को मिल जाएंगी। अब ट्राइब्स जो है ना क्या होती हैं एक्चुअल में, ट्राइब्स जो है ये एक लैटिन वर्ड ट्राइबस से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, इनहेबिटेटेड प्लेस होता है। तो इसमें बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स को या कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है या डिनोट करता है, जिनके कुछ कॉमन एंसेस्टर्स होते हैं। ट्राइब्स हमारे इंडिया में बहुत अलग अलग टाइप की ट्राइब्स पाई जाती हैं। कुछ प्रिमिटिव होती हैं, कुछ बैकवर्ड होती हैं कैरेक्टर वाइज। आफ्टर इंडिपेंडेंस भी अगर हम बात करें तो नॉर्मल जो आपने ट्राइब सुनी होंगी अभी आज की डेट में, तो SC ST आप ये चीज़ें सुनते हैं, तो ये सब किसका पार्ट है, आपके ट्राइब्स का ही पार्ट होते हैं। और हिंदी में जो ट्राइब्स हैं उसके लिए और भी अलग अलग वर्ड्स को यूज़ किया जाता है, जैसे कि आदिवासी हो गया, या फिर वनवासी होते हैं, वन्य जाति होती हैं, या फिर जनजाति होती हैं। कुछ ऐसी जो जातियाँ हैं, कुछ ये चीज़ों को ट्राइब में हम और डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट देख सकते हैं, कुछ नेटिव इनहैबिटेंट्स होते हैं और सर्विल टर्म्स होती हैं जो यूज़ करी जाती है, जैसे आदिवासी हो गया, फर्स्ट सेटलर्स हो गए, वनवासी हो गए जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। उसके अलावा वन्य जाति होते हैं, प्रिमिटिव पीपल हो गए, जनजाति फोक पीपल हो गए, और अनुसूचित जाति जिसे हम SC ट्राइब कहते हैं, स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब्स आपने पढ़ी हैं। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ना थिंकर का नाम गिवन है, तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर को और डेकोरेटिव बनाने के लिए कि ट्राइब क्या होती है। तो इनके अकॉर्डिंग एक ग्रुप ऑफ सिंपल काइंड ऑफ पीपल या मेंबर होता है जो कि एक कॉमन डायलेक्ट यूज़ करते हैं, सिंगल गवर्नमेंट होती है, और साथ में किसी भी काम के लिए वो साथ में काम करते हैं, वो चीज़ें आपकी ट्राइब्स होती हैं। ट्राइब का बेसिकली एग्जाम्पल जो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हैं, वो आप मूवीज़ में देख सकते हैं। एक RRR करके मूवी आई थी, तो उसमें आप देख सकते हैं ट्राइब्स में कितनी ज़्यादा यूनिटी होती है, किस अकॉर्डिंग वो अपने काम करते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करी जा सकती हैं। इसके अलावा आप एक सेंसस का भी लिख दीजिएगा, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई है। तो ये पॉइंट आप अपने आंसर को और अच्छा बनाने के लिए इंक्लूड कर सकते हैं कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो स्केड्यूल ट्राइब SC ट्राइब्स है ना, वो 30 स्टेट्स में भारत में पाई जाती हैं। ओके। इसके अलावा आप नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स के, अगर जो ट्राइब्स हैं उनका नंबर यहाँ पे आपको गिवन है कि इतने ट्राइब्स जो हैं वो नोटिफाइड करी गई हैं, तो ऐसे आप पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में देखेंगे कुछ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं जो हमारे भारत देश में ट्राइब्स पाई जाती हैं, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो पेज नंबर 42 पे मिलेगा। अगर आपके पास में बुक है तो आप बाद में भी इसके अपनी सेल्फ स्टडी में इस आंसर को लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये मोर देन इनफ है इस यूनिट के लिए। इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप ना यहाँ से कुछ पॉइंट्स को कलेक्ट करें, और कुछ आप अपने तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और इस ट्राइब वाले क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ट्राइब। ओके। फिर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि लिस्ट द 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब। आपको यहाँ पे ना 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है ट्राइब की। तो पेज नंबर 42 पे, 43 पे और पेज नंबर 44 पे इसका आंसर आपको मिलेगा। टोटल कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे गिवन है, टोटल 11 गिवन है, और 11 में से आपको कोई भी 2 या 3 जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपको बतानी है।
ज़्यादा अगर आपसे लर्न नहीं होता तो जो इसकी मेन हेडिंग होती है वो आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे पहली कैरेक्टरिस्टिक ट्राइब इन इंडिया की आती है डेफिनेट कॉमन टोपोग्राफी। इनकी एक कॉमन टोपोग्राफी होती है, मतलब एक कॉमन प्लेस से ये लोग बिलोंग करते हैं, जहाँ पे सारे जो मेंबर्स होते हैं वो एक रीजन को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। एक पर्टिकुलर ट्राइब एक पर्टिकुलर रीजन को ऑक्यूपाई करती है। और इसके अलावा इनका एक डेफिनेट लिविंग प्लेस होता है, और जो ट्राइबल होते हैं ना वो एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स को या ट्राइबल लाइफ को जल्दी से लूज़ नहीं करते। इनका अपना कॉमन लैंग्वेज होती है, वे ऑफ लिविंग होता है, कम्युनिटी सेंटिमेंट्स होते हैं एक ग्रुप वाइज। तो ये बात आपको याद रखनी है। सेकेंड आता है सेंस ऑफ यूनिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना, मुझे ट्राइब्स में यही लगता है कि इनमें यूनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो सेंस ऑफ यूनिटी एक इनवेरिएबल नेसेसिटी होता है ट्रू ट्राइबल लाइफ के लिए, जो कि एग्जिस्ट करता है। और जो ट्राइबल जो आज की डेट में पीस है, उस टाइम पे ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन पहले पीस एंड वॉर का जो टाइम भी था, कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाए तो भी उस सिचुएशन में भी ना इनकी बहुत ज़्यादा यूनिटी आपको देखने को मिलती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है एंडोगेमस ग्रुप। जो एंडोगेमस ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं ना वो बाहर, ट्राइब के बाहर ज़्यादातर शादी नहीं करते। उनके कुछ रूल्स होते हैं, और वो अपने ही जो ग्रुप होते हैं, अपनी जो ट्राइब होती है उसी के अंदर ही वो लोग शादी करते हैं। लेकिन अभी जैसे चेंजेस आ रहे हैं तो कुछ इंटर ट्राइबल मैरिजेस भी हो रही हैं, आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही हैं। इसके अलावा जैसे फोर्सेस ऑफ मोबिलिटी बढ़ता जा रहा है, प्लस एटीट्यूड जो है ट्राइबल्स का वो उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं, क्योंकि वेरिएशंस आ रही हैं, आपको भी पता है ये चीज़ें। तो इस वजह से इंटर ट्राइबल मैरिजेस जो हैं वो थोड़ी कॉमन हो गई हैं। अदरवाइज़ ये लोग जो ट्राइब के बाहर शादी नहीं करते थे, ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में कॉमन डायलेक्ट है। डायलेक्ट का मतलब होता है चीज़ों को, अपने थॉट्स को एक्सचेंज करने के लिए आप किस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, कम्युनिकेशन किस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी डायलेक्ट में आती है। तो कॉमन डायलेक्ट होता है जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है उनमें अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करने के लिए। तो अब कॉमन डायलेक्ट है, ये भी एक वजह है या ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि यूनिटी को प्रेजेंट करता है, यूनिटी को शो करता है। फिर आता है टाइज ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप जो है ना वो एक ग्रेटेस्ट बॉन्ड है और मोस्ट पावरफुल फोर्स है, जिसके अंदर इंक्लूडिंग होती है सेंस ऑफ यूनिटी, जो कि ट्राइबल्स के बीच में पाई जाती है। इसके अलावा प्रोटेक्शन अवेयरनेस भी, आप जैसे ग्रुप में रहेंगे तो बाहर से स्किल मेंटल पावर इनकी काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से जो ये हैं बाहर की कम्युनिटी से या बाहर के लोगों से खुद को प्रोटेक्ट भी कर पाते हैं। अब जो ट्राइब्स होती हैं उसको स्मॉल ग्रुप्स में और डिवाइड किया जाता है, और हर एक ग्रुप का एक हेड होता है, हर एक ग्रुप का एक ओन मतलब खुद का एक लीडर होता है। प्लस जो इसमें कुछ पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ को भी इंजॉय किया जाता है जो ट्राइबल चीफ होते हैं उसके थ्रू, ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, कहाँ पे ट्राइब्स के अंदर होती हैं, और जो पूरी पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है वो एक ट्राइबल चीफ के हाथ में होती है। जो भी डिसीजन लेने होते हैं उस ग्रुप के लिए, जो भी बेस्ट डिसीजंस होते हैं, जो भी फैसले लेने होते हैं, जो भी चीज़ें करनी होती हैं वो चीफ हेड के अकॉर्डिंग करी जाती हैं। और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ में ये एग्जिस्ट करते हैं, ट्राइबल चीफ जो होते हैं वो मोस्टली फीमेल होते हैं, ये बात भी आप याद रखेंगे, कई ऐसी ट्राइब्स भी होती हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉमन कल्चर। कॉमन कल्चर का मतलब हो गया सेंस ऑफ यूनिटी को ही डिफाइन करता है। ऐसा ही सेट कि एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जहाँ पे ये लोग आपस में अपने कल्चर को, अपनी प्रैक्टिसेस को, डायलेक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो है ये कुछ कॉमन लैंग्वेजेस को, कॉमन रिलीजन्स को, कॉमन रिलीजन हो गए, इसके अलावा कुछ कॉमन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ किनशिप का मतलब हो गया कि जो किनशिप्स होती है बेसिक ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करती है। मोस्टली जो ट्राइब्स होती हैं वो डिवाइड करी जाती हैं एक्सोगेमस और लिंजियस में। इसके बाद में आती है एग्लिटेरियन वैल्यूज़। एग्लिटेरियन वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी होता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे कास्ट सिस्टम एज सच नहीं होता और सेक्स के बेसिस पे भी डिवीजन नहीं होता है। अगर आप में कैपेबिलिटी है तो चीफ हेड मेल भी हो सकता है और चीफ हेड फीमेल भी हो सकती है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें जो ट्राइब्स होती हैं उनमें मेन और वीमेन जो होते हैं वो इक्वल स्टेटस को एंजॉय करते हैं, इक्वल फ्रीडम उनको दी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन होता है इनके अंदर। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे 11 गिवन है। आपको यहाँ पे देखिए 2 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स का पूछा गया है। आप यहाँ पे 11 में से कोई भी 4 या 5 अपने एग्जाम के लिए लर्न कर लीजिएगा, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं, कुछ यहाँ पे ना आपको सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस डिफाइन करनी है ट्राइबल्स की फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, और कुछ जो आपको बताना है कि जो ट्राइब्स होती हैं सेंट्रल इंडिया में उनके पास में एक्सेस होता है फॉरेस्ट लैंड का या नहीं होता है। ये 2 क्वेश्चंस मुझे एज सच इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लेकिन हाँ इसका जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पेज नंबर 54 पे है, मतलब यूनिट के बिल्कुल लास्ट में आपको गिवन है। तो ये क्या है, चेक योर प्रोग्रेस 2।
तो यहाँ से आप देखिए आंसर को, यहाँ से एक बार आप रीड कर लीजिएगा, आपका मन करे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राइब वाला एक क्वेश्चन आप ज़रूर वहाँ से कर लीजिएगा जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताए हैं। चेक योर प्रोग्रेस 1 के दोनों ही क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं चेक योर प्रोग्रेस 3 के ऊपर। यहाँ आप देखिए चेक योर प्रोग्रेस 3 के ऊपर एक ही क्वेश्चन लगा मुझे जो आपको पता होना चाहिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप इसको अटेम्प्ट करना डिजर्व भी करते हैं। वेल क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन अफेक्ट द ट्राइबल्स लिविंग इन द फॉरेस्ट। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे हम ना इंटरनेशनल ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, हमारे थॉट्स दूसरी जगह पे चेंज हो रहे हैं, हम कहीं और से अदर कंट्री से यहाँ पे आते हैं, हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेडिंग बढ़ रही है। तो पूछा गया है कि ये जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ना, ये ट्राइबल लिविंग्स को, फॉरेस्ट में जो जंगलों में जो ट्राइब्स रह रही हैं उन पे ये कैसे अफेक्ट डालता है, ये बात आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए ट्राइबल अनरेस्ट, जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, हम यहाँ से बाहर जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ पे आते हैं, तो इससे इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने की वजह से फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जंगलों को साफ करके हम वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को स्टैब्लिश कर रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, थिएटर्स बना रहे हैं, और भी बहुत सारे इंडस्ट्री सेक्टर्स वहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। तो इससे भी जो फॉरेस्ट एरिया है वो डिस्टर्ब हो रहा है। फॉरेस्ट एरिया डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली वहाँ की जो ट्राइब्स है वो भी क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जिस तरीके से फॉरेस्ट एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता हुआ जा रहा है, तो ये इससे ट्राइब्स बहुत ज़्यादा लेवल पे डैमेज करी जा रही है, ट्राइब्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे ख़त्म हो रही है। एक वजह इंडस्ट्रीज़ हो गया, दूसरी ये सब की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग का लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जंगलों में ना अपने आप से ही आग लग जाती है। तो इससे भी कहीं ना कहीं जो ट्राइब्स हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप यहाँ से लिख सकते हैं। बाकी ये जो है ना चेक योर प्रोग्रेस आपका एकदम लास्ट में दे रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन है ना, लिबरलाइजेशन इसने ट्राइबल्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करा है। फॉरेस्ट लैंड जो लेफ्ट था वो काफ़ी हद तक कम रह गया है, और इधर वर्किंग एज अ लेबरर, माइनर्स, डोमेस्टिक एक्सेट्रा, तो अभी जो ट्राइब्स हैं ऐसे ये काम भी कर रही हैं, और इन्हें फोर्स्ड किया जा रहा है इनको माइग्रेट करने के लिए टू द सिटीज़ और अदर रीजन्स। क्यों? क्योंकि अब फॉरेस्ट जहाँ पे इनका घर है अगर वो ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली इनको अपने सोर्सेज ऑफ लिवलीवुड के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, फूड के लिए और शेल्टर की सर्च में इनको सिटीज़ की साइड और अदर रीजन की साइड इनको मूव करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अपने मन से नहीं जाना चाहते, अपने मन से माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, इन्हें इस चीज़ के लिए फोर्स किया जा रहा है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो देखिए मुझे ना बच्चा इसमें यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे। मैं ये नहीं कहूँगी कि इस क्वेश्चन के बाहर उससे कुछ नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन हाँ ये मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन तो आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है हमारा यूनिट 4 दैट इज़ कास्ट। ये बहुत बड़ा सिस्टम है हमारे इंडियन सिस्टम में। तो कास्ट क्या है? एक सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्राटिफिकेशन है जो कि हमारे इंडियन सोशल स्ट्रक्चर के अंदर इन्वॉल्व करता है, जिसमें हम बाय बर्थ किसी के ऑक्यूपेशन से, किसी की मैरिज से, किसी के सोशल रिलेशनशिप से जजमेंट करके बैठ जाते हैं। कुछ हमने सेट ऑफ नॉर्म्स, कुछ वैल्यूज़ को, कुछ सोशल बिहेवियर्स को कास्ट के अंदर गवर्न किया हुआ है, उसके अंदर आइडेंटिफाई किया हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ, चेक योर प्रोग्रेस कहाँ है। यहाँ आता है आपका चेक योर प्रोग्रेस 1। इसमें पूछा गया है डिफाइन कास्ट, कास्ट क्या होता है, और 3 फीचर्स आपको कास्ट सिस्टम के यहाँ पे इंडिया में, हमारे भारत देश में डिफाइन करने हैं। तो पहला क्वेश्चन कास्ट ही है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे है, ये मैंने कास्ट की आपको डेफिनेशन दिखा दी, एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, चाहे तो मन करे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये कास्ट हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ फीचर्स आपको कास्ट के दे रखे हैं। वैसे कास्ट को ना और भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है ऋग्वेदा की, जैसे हमारे 4 वेद हैं उनमें जो कास्ट है उसको अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। वैदिक पीरियड का भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा जो डॉक्ट्रिन के अकॉर्डिंग देखें तो कलर हिंदू सोसाइटी जो है उसको 4 वर्णास में डिफाइन किया गया है, जैसे कि ब्राह्मण्स होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, और ये 4 हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें सबसे जो ऊपर कास्ट होती है वो ब्राह्मण होती है, सबसे नीचे जो कास्ट होती है वो शूद्र होते हैं। तो ये पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा जो 5th कैटेगरी होती है वो अनटचेबल, जिसे कि छुआछूत कहते हैं, जहाँ पे लोगों को उनके पास रहने की आज़ादी नहीं होती। ये चीज़ें ना पहले बहुत ज़्यादा होती थी। आज के टाइम में जैसे मॉडर्निटी आ रही है, जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, वेस्टर्नाइजेशन को हम जितना एक्सेप्ट करते जा रहे हैं ना, तो इससे ये चीज़ें काफ़ी हद तक कम हो गई हैं। ओके अब यहाँ पे आपको ना अलग अलग तरीके से इसका डिवीजन दे रखा है। तो हर एक वर्ण के जो मेंबर है ना वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, उनके अपने अलग अलग तरीके से वो डिवाइन करे जाते हैं। वर्णा सिस्टम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक ऑल इंडिया जो जितने भी भारतीय हैं उन सबको एक मैक्रो स्ट्रक्चरल स्कीम देता है, जो कि कास्ट जहाँ पे कि
वो ये बताता है कि कास्ट हमारे देश में कितने वैरायटी की पाई जाती है, और आज की डेट में भी हमने कास्ट को डिफरेंट डिफरेंट सब कास्ट के अंदर भी क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट्स को याद रख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट आपको पॉइंट दे रखा है, फीचर्स दे रखे हैं कुछ कास्ट सिस्टम के कि क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। तो फीचर्स में देखिए यहाँ पे 6 फीचर्स हैं कास्ट सिस्टम के जो डिफाइन करे गए हैं, 6 फीचर्स हैं। पहला आता है आपका सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी है। सेकंड आता है हायरार्की आता है, ठीक है, जिसमें हाई लो और सुपेरिटी इन्फीरियरिटी ऐसी तरीके से ना रैंक वाइज डिवाइड किया गया है। सेगमेंटल डिवीजन के अंदर बाय बर्थ ही होता है, जहाँ पे कास्ट मेंबरशिप को डिफाइन किया जाता है बाय बर्थ, मतलब ऐसा नहीं है बाद में, बर्थ के टाइम पे आपकी एक पर्टिकुलर कास्ट आपको दे दी जाएगी। फिर आता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन फीडिंग एंड सोशल इंटरेक्शन। कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे ब्राह्मण जो होते हैं वो एक्सेप्ट करेंगे पक्का फूड, दैट इज़ फूड प्रिपेयर्ड इन घी फ्रॉम एनी कम्युनिटी। तो ये जो ना फीडिंग और सोशल इंटरेक्शन का मतलब हो गया कि इस तरीके का खाना ही वो लोग खाएंगे। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कुछ ऐसे जगह पे फूड होता है जो एक साथ बैठ के नहीं खाना, कुछ ऐसा फूड होता है जो एक साथ ही खाएंगे, अलग अलग कास्ट में शेयर नहीं करे जाएंगे। इसके अलावा जैसे ब्राह्मण का यहाँ पे पक्का बता रखा है कि जो ब्राह्मण्स होते हैं वो पक्का फूड एक्सेप्ट करेंगे जो कि घी में बना होगा, और बाकी की जो कम्युनिटीज़ हैं वो कच्चा फूड एक्सेप्ट कर सकती हैं जो कि पानी में, या फिर अदर जो कास्ट के हाथ होते हैं, अदर कास्ट के लोगों ने भी बना दे तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फीडिंग का। ओके उसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका सिविल और रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ होती हैं, प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जैसे हर एक कास्ट के ना अपने ओन कस्टम्स होते हैं, कुछ अपने रिचुअल्स होते हैं, कुछ ट्रेडिशंस होते हैं, कुछ अपनी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो कि हर एक कास्ट अपना अपना फॉलो करती है। नेक्स्ट आता है रिस्ट्रिक्शंस इन मैरिज। रिस्ट्रिक्शंस इन मैरिज का मतलब ये हो गया कि एंडोगैमी और एक्सोगैमी वर्ड्स आपको याद रखने हैं कि एक कास्ट में मैरिज होगी और एक कास्ट के बाहर मैरिज करी जा सकती है या नहीं। तो बहुत सी ऐसी कास्ट होती हैं जहाँ पे कास्ट के बाहर मैरिज अलाउ नहीं होती है, बहुत सी ऐसी कास्ट होती हैं जहाँ पे कास्ट के बाहर में मैरिज अलाउ होती है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लैक ऑफ अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब कई जगह पे आपने देखा होगा कि कास्ट के अकॉर्डिंग ना डिफाइन कर दिया जाता है। मान लीजिए आपके घर आसपास में आपके एरिया में कोई स्वीपर है, तो ना ये पहले ही प्री जजमेंट हो जाता है कि उनके घर के जो बच्चे होंगे वो स्वीपर ही बनेंगे या वो उसी काम को करेंगे। तो ये आता है अनरिस्ट्रिक्टेड चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन होती है, जहाँ पे कास्ट जो है ना एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से एसोसिएट करती है हायर रैंक और लोअर रैंक के अकॉर्डिंग, जहाँ पे रिचुअल्स की प्योरिटी होती है, पॉल्यूशन होता है ऑफ देयर एसोसिएटेड ऑक्यूपेशंस। तो ऐसे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो ब्राह्मण्स होते हैं वो अपर मोस्ट रैंक को प्रिस्क्राइब करते हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं या उनकी वैल्यूज़ होती हैं तो उनको बना दिया जाता है कि ब्राह्मण है तो वो एक अपर रैंक में आएंगे। उसके अलावा उनको सेक्रीफाइसेस बहुत देने पड़ेंगे, और वो टीचिंग उसी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है कि वो नॉलेज स्प्रेड करेंगे, लोगों को ज्ञान देंगे। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ एसेंशियल फीचर्स भी और भी होते हैं कास्ट सिस्टम के, जो कि आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। एक बार इसको प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। ओके उसके अलावा डिस्टिंक्ट होते हैं, जैसे पंचायत से लेटर स्टैट्यूटरी बॉडी सर्व ऑल द विलेजर्स रिगार्डलेस कास्ट दो दे ऑपरेट ऑन सेम प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे इन शॉर्ट यही है कि जो भी आप आज के डेट में भी देखेंगे ना, तो आप देखिए कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी है तो पहले ना जजमेंट हो जाती है, प्री जजमेंट होती है कि जी वो वो सेलिब्रिटीज़ है तो उनके बच्चे वही करेंगे। अगर कोई क्रिकेटर है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो जो भी उनका स्पोर्ट होता है वही उनके बच्चों पे भी कहीं ना कहीं थोप दिया जाता है कि वो वही करेंगे। उनकी अपनी चॉइस क्या होती है, कई बार वो चॉइस दब जाती है। तो ऐसे पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट, जहाँ पे आपको कास्ट को और 3 फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम को डिफाइन करना था। ये चेक योर प्रोग्रेस का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया बच्चा। नेक्स्ट आप देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, हाउ डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द लोअर कास्ट फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन। ये क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा भारतीय संविधान है ना वो लोअर कास्ट को, जैसे SC ST के लिए बहुत सारे बनाए गए हैं, रूल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे उनको कई चीज़ों में छूट दी गई है, जो कि आपको गलत भी लगती होगी अगर आपकी जनरल कास्ट है। लेकिन इन्होंने ना उस पहले के टाइम पे बहुत सहाय, बहुत सेक्रीफाइसेस इन्होंने करे, तो आज की डेट में ये लोग इसको डिजर्व भी करते हैं। वेल आई मस्ट से कि आज की डेट में ना बहुत लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन हाँ ये डिजर्व करते हैं क्योंकि इन्होंने पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो डिस्क्रिमिनेशन है, बहुत ज़्यादा भेदभाव जो है ना वो इन्होंने सहा है, तो इस वजह से ये चीज़ें इनके लिए हैं। वेल क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेशन से, भेदभाव से। क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा बच्चा 64 और 65 के ऊपर।
ये देखिए कुछ यहाँ पे मेजर्स दे रखे हैं। प्रोहिबिटेड ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि जो कास्ट की बेसिस पे भेदभाव किया जाता है ना, वो कैसे नहीं किया जा सकता है। तो कुछ यहाँ पे जो वीकर सेक्शंस हैं उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है ये चीज़ को बढ़ावा दे रही है। प्लस गवर्नमेंट ने ना अनटचेबिलिटी, छुआछूत को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के छूने से आप वो खाना नहीं खाएंगे या किसी की छोटी कास्ट होने की वजह से नहीं हो सकता। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ड है हमारी कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं जो कि इक्वेलिटी को, लिबर्टी को और फर्टर्निटी को क्या करती है, डिफाइन करती हैं। तो ये जो है ना इक्वेलिटी, लिबर्टी और फर्टर्निटी, ये वैल्यूज़ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव अलाउ नहीं करती हैं किसी भी इंडियन सिटीजन के साथ में। ये बात आपको याद रखनी है। कुछ हमारे पास लीगल कॉन्स्टिट्यूशन मेजर्स आपको दे रखे हैं जो कि कास्ट में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन आ जाते हैं, उससे कैसे ओवरकम किया जा सकता है। इसके अलावा एजुकेशन जो है ना ये बहुत ही पावरफुल टूल है लोगों को उनके अधिकारों के बारे में नॉलेज दिलाने का, उनको ये चीज़ों से ओवरकम करवाने का। तो यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीड फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हमें दे रखे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके साथ में कोई गलत नहीं कर सकता, आपके साथ में कोई किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता अगर आपको अपने राइट्स की नॉलेज है तो। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को हटा दिया गया है 1950 के अंदर, तो अबॉलिशन हो गया अनटचेबिलिटी का। इसके अलावा SC ST ट्राइब्स को एक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया 1989 एक्ट के अकॉर्डिंग। इसमें उनको बहुत सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जिसके अंदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एम्प्लॉयमेंट है, अदर अपॉर्चुनिटीज़ उनको बाकी अपर रैंक कास्ट के अकॉर्डिंग ही उनको यहाँ पे दी जाएंगी। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इसके अलावा SC ST एक्ट 1989 जो है ना, इसके बहुत इंपॉर्टेंट मेजर्स रहे हैं जो कि इन कास्ट को ऊपर बढ़ाने के लिए मतलब कि अपॉर्चुनिटी देती हैं, जिसके अंदर आपके कुछ मैनुअल स्कैवेंजर्स आते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा ताकि उनको वो काम ना करना पड़े। मैनुअल स्कैवेंजर्स का मतलब ये होता है कि जो लोग नाले गटर साफ़ करते हैं। आप कभी भी देखना जो नाले गटर साफ़ करने के लिए ना हमेशा छोटी कास्ट के लोगों को बोला जाता है कि वही उनका ही काम है, वही वो लोग करेंगे। अगर कोई स्वीपर बन रहा है, जमादार बन रहे हैं, तो वो छोटी कास्ट के लोग, उन्हें ऐसे बोला जाता है, बताया जाता है कि वही वो काम करेंगे। तो हमारा एक एक्ट है, एक्ट 2013 का, ये याद रखिए। तो ये ना इस चीज़ पे प्रोहिबिटेड है, इसके ऊपर ये रोक लगाता है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स का एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए, इनको और काम मिलने चाहिए क्योंकि वहाँ से बहुत सारी गैसेस रिलीज़ होती हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, बहुत सी उनको प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल जाती हैं। इसके अलावा बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर्स प्रोवाइड करे गए हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। कुछ यहाँ पे आपको रिजर्वेशन दे रखा है जैसे SC STs के लिए 12.5% रिजर्वेशन है, 5% फॉर STs है 1970 में। उसके बाद में रिजर्वेशन को थोड़ा बढ़ा दिया गया। फिर इसमें आपकी OBC भी आती है, अदर बैकवर्ड क्लासेस होती हैं जो कि ये भी एक कास्ट के अंदर इंक्लूड करी जाती है। इसके अलावा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 आप याद रखेंगे। तो ये कुछ आपको आर्टिकल दे रखे हैं, 16 है, आर्टिकल 46 है, कुछ आपको ये आर्टिकल्स यहाँ पे याद रखने हैं। और इसके साथ में बच्चा आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो आप यहाँ देखिए इसमें चेक योर प्रोग्रेस के लास्ट में ना हिंट सॉल्यूशंस में भी आपको कुछ आंसर दे रखा है, पर ये एक स्टेटमेंट गिवन है, ज़्यादा आपको कुछ यहाँ पे गिवन नहीं है, तो आप ये यहाँ से कर सकते हैं। ओके, नाउ ये जो नेक्स्ट है ना आपकी यूनिट 4, ये थोड़ी ज़्यादा अच्छी यूनिट है। आई मीन यूनिट 5 जो है ना ये थोड़ी बड़ी यूनिट है, इसको मैं और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है इसलिए ना मैं ज़्यादा और इसको रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ। इसके साथ में ये आपके दोनों यूनिट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए, यूनिट 3 और यूनिट 4 हो गई है। नेक्स्ट में हम यूनिट 5 करेंगे। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।